हेलो एवरीवन। जय हिंद। आज है 9 अगस्त और आज की इस वीडियो में हम 9 अगस्त से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। जैसे कि हम डेली रिवीजन करते हैं तो ये डिस्कस करेंगे कि 8 अगस्त को हम लोगों ने कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रखे थे। और आज थोड़ी आवाज बेहतर होगी बीते 2 दिनों से, क्योंकि थोड़ी सी तबीयत में सुधार हुआ है। ठीक है ना। और फिर धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगा तो ये आवाज क्लियर आने लगेगी। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, आपको मालूम है मैंने कल भी बताया था कि इसके 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 गैर स्थायी सदस्य होते हैं। तो इसमें आतंकवाद के खिलाफ ये जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के राजनयिकों की बैठक होगी, इसकी अध्यक्षता इस साल भारत करेगा। भारत का पहला हिमालयन मसाला पार्क का उद्घाटन उत्तराखंड के रानीखेत में किया गया। पुण्य कोटि दत्तू योजना, जो कि गायों को अडॉप्ट करने के लिए शुरू की गई है कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा। और अभी हाल ही में दुनिया के 500 कंपनीज के लिस्ट में अमेरिका की वॉलमार्ट कंपनी लगातार 9वें वर्ष टॉप पर रही है। महेंद्र सिंह धोनी के जीवन पर आधारित ये जो किताब है, डू डिफरेंट द अनटोल्ड धोनी, ये लिखी गई है अमित सिन्हा और जॉय भट्टाचार्य के द्वारा। अभी जो कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे हैं इंग्लैंड के बर्मिंघम में, यहाँ लॉन्ग जंपिंग में मतलब कि इतिहास में पहली बार इसमें ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है तेजस्विन शंकर ने। अभी हाल ही में अंडर 20 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है भारत ने। नेशनल हैंडलूम डे 7 अगस्त को मनाया गया। भारत के 14th क्रम के जो वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, ये बने हैं जगदीप धनखड़। और आईटीबीपी का जो एडिशनल चार्ज है ये संभाल लिया है एसएल थाउसन ने। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कल हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिए थे। आज 9 अगस्त का है ये जो हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। हाल ही में किस देश ने दनूरी नामक चंद्रयान को लॉन्च किया गया है? चंद्रयान मिशन है जो कि साउथ कोरिया का चंद्रयान मिशन है, नाम दिया गया है इसे दनूरी, जो कि अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से। ठीक है। तो ये जो मिशन है इसमें जो पेलोड्स लगा है, ये चांद के मैग्नेटिक फील्ड, यूरेनियम, पानी, हीलियम, इन सभी की यहाँ जांच करने जा रहा है और इनकी मात्रा का पता लगाएंगे कि ये यहाँ कितनी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है। और सबसे ठंडे और अंधेरी वाली जगहों की भी ये खोज करेगा। इस मिशन का नाम है दनूरी मिशन। ये चंद्र मिशन है किसका? साउथ कोरिया का। यदि आप लोग रिलेट कर सको तो कुछ समय पहले ही साउथ कोरिया का एक नूरी मिशन चर्चे में था। क्यों चर्चे में था? क्योंकि ये इसका स्वदेश निर्मित पहला सैटेलाइट था और अब ये लॉन्च कर चुका है अपना दनूरी चंद्रयान मिशन। साउथ कोरिया इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखेंगे ना तो यहाँ चाइना से होते हुए जापान के पास में ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दोनों की लोकेशन आप देख पा रहे हैं। 38 पैरेलल लाइन है जो कि दोनों को विभाजित करती है। साउथ कोरिया की कैपिटल हो जाएगी सियोल। सियोल पीस प्राइज से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया जा चुका है। साउथ कोरियन वॉन यहाँ की करेंसी हो जाएगी। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो युन सुक योल ये यहाँ के प्रेसिडेंट बनाए गए हैं अभी हाल ही में। कुछ फेमस कंपनीज है जैसे कि एलजी हो गई। एलजी के अलावा सैमसंग, एक प्रसिद्ध कार निर्माता कंपनी है hyundai, ये सभी कहाँ की है? साउथ कोरिया की ही कंपनी है। इसके अलावा 5G नेटवर्क लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश यदि पूछा जाए तो ये साउथ कोरिया ही हो जाएगा। चलिए हम अदर ऑपरेशन या अदर मिशन को रिलेट कर लेते हैं। जैसे कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी, इसका चंद्र मिशन यदि रिलेट करो, क्योंकि क्वेश्चन चंद्र मिशन से रिलेटेड है। इसका चंद्र मिशन हालांकि ये काफी पुराना हो चुका है, अपोलो 11 आप लोगों को याद होगा। रिसेंटली आप इसका मंगल मिशन रिलेट कर सकते हो। कौन सा है? मिशन परसीवरेंस, जो कि चर्चे में रहा था अमेरिका की स्पेस एजेंसी का। चाइना का तो देखो इसका भी मंगल मिशन आप रिलेट कर सकते हो क्योंकि ये करंट से रिलेटेड है, तियान येन 1। ठीक है। और ये अपना खुद का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाने जा रहा है और इसके लिए इसने अपना सेकेंड मॉड्यूल भी लॉन्च कर दिया है। रशिया को आप कैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेट कर सकते हो? तो इसने सबसे शक्तिशाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सरमत का हाल ही के दिनों में परीक्षण किया था, जब इसका यूक्रेन के साथ वॉर की स्थिति आ गई थी उस समय। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हर जिले में एक संस्कृत ग्राम विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बनने जा रहा है? इनमें से देखिए जो उत्तराखंड है,
उत्तराखंड के हर जिले में एक गांव ऐसा होगा जो कि एक तरह का संस्कृत गांव होगा। मतलब कि ऐसा गांव जहां लोग संस्कृत भाषा में ही बातचीत करेंगे, पूरी तरह से संस्कृत भाषा का ही इस्तेमाल किया जाएगा। आम आदमी जैसे अपने जिस स्थान में रहता है उस स्थान की लैंग्वेज बोलता है, लेकिन नहीं, एक ऐसा गांव होगा हर जिले में जहां दैनिक बोलचाल का भी इस्तेमाल है ना, जो ये संस्कृत भाषा का इस्तेमाल इसमें किया जाएगा। और ऐसा पहला राज्य बनने जा रहा है उत्तराखंड। उत्तराखंड की यदि मैं बात करूं तो उत्तराखंड की राजधानी हो जाएगी देहरादून। ग्रीष्मकालीन राजधानी इसकी गैरसैंण हो जाएंगी। मुख्यमंत्री यहाँ के कौन हो जाएंगे? अभी हाल ही में बनाए गए हैं पुष्कर सिंह धामी। और राज्यपाल कौन है? उत्तराखंड के राज्यपाल हो जाएंगे गुरमीत सिंह। कल भी मैंने आप लोगों को यहाँ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क बताए थे, जैसे कि राजाजी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जहां भारत में पहली बार प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी, वैली ऑफ फ्लावर, गंगोत्री नेशनल पार्क। अच्छा, चार धाम आप लोगों ने पढ़े होंगे, कौन कौन से चार धाम है? यमुनोत्री, यमुनोत्री है ये, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये सभी यही है। और केदारनाथ में अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आदि शंकराचार्य जी की प्रतिमा का भी अनावरण है जो कि ये किया था। ठीक है, बात की जा रही भारत के पहले राज्य की। अच्छा, कल ही तो मैंने आप लोगों को बताया था कि भारत का पहला हिमालयन मसाला पार्क ये उत्तराखंड में स्थापित किया जा रहा है। केरल को आप ये रिलेट कर सकते हो, फ्री इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाला ये भारत का पहला राज्य है। बिहार है जो ये एथेनॉल पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है, जबकि जो कर्नाटक है ना, ये सरकारी नौकरियों में ट्रांसजेंडरों को आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत और आसियान का ये जो मंत्री स्तरीय बैठक है ये कहाँ आयोजित होना है? तो 2022 की जो आसियान और भारत की बैठक है इस बार इसे होस्ट करेगा कंबोडिया। अब आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इसकी फुल फॉर्म बनती है। मैं आपको यहाँ स्पष्ट कर दूं, यदि आपसे पूछा जाए क्या भारत आसियान का मेंबर है, तो बिल्कुल नहीं है। जैसे भारत G7 का मेंबर नहीं है, उसी तरह भारत आसियान का भी मेंबर नहीं है। ये आपका इंडिया का नक्शा है, इधर ये इंडिया का नक्शा है, ये पूर्वोत्तर भारत का राज्य है। अब देखो कौन कौन सी कंट्रीज इसकी सदस्य है। एक तो म्यांमार, दूसरी लाओस, तीसरी थाईलैंड, चौथी कंबोडिया, पांचवा वियतनाम। पांच ही हो गए। फिर 6 सिंगापुर, 7 मलेशिया, 8 ब्रुनेई, 9 फिलीपींस और 10 इंडोनेशिया। टोटल मेंबर कंट्री कितनी हुई? 10। तो भारत इसका सदस्य नहीं है, लेकिन इन आसियान कंट्रीज के साथ भारत की बैठक है। कहाँ है बैठक? कंबोडिया में। कंबोडिया की लोकेशन आप कुछ यहाँ देख पा रहे हो। कंबोडिया की जो कैपिटल हो जाएगी ना, फोम फे हो जाएगी, PHNOMPENH, फोम पे इसकी कैपिटल है। कंबोडियाई रियल इसकी करेंसी हो जाएगी। अच्छा, कंबोडिया से रिलेटेड हाल ही के दिनों में क्या पढ़ा है हमने कि दुनिया की सबसे बड़ी जो फ्रेश वाटर की मछली है, ताजे पानी की मछली जो कि 300 किलोग्राम वजनी थी, ये इसी कंबोडिया के मेकांग रिवर में पाई गई थी। ये जुलाई की ही न्यूज है, ज्यादा पुरानी भी नहीं हुई है, इसलिए आप लोगों को ये याद रख लेना है। तो ये जो 10 मेंबर कंट्री मैंने आप लोगों को बताई है, इसके साथ भारत की बैठक है जिसमें कि कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। जैसे कि अभी रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चर्चे में था, म्यांमार में भी सेना का शासन आया, वहां की जो नेता थी आंग सांग सू की, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अभी वर्तमान में जो आतंकवाद के मुद्दे चर्चे में है ना, इसके अलावा डिजिटल, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जानी है भारत की आसियान कंट्रीज के साथ। और भारत की तरफ से इसमें हिस्सा लेने जा रहे हैं एस जयशंकर। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इसकी फुल फॉर्म मैंने बता ही दी है। देखिए 1967 में ये अस्तित्व में आया। इसका हेडक्वार्टर इंडोनेशिया जकार्ता में हो जाएगा। ली सुन लुंग इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। अच्छा, इजिप्ट इस साल क्या होस्ट करने जा रहा है? तो कोप 27 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 2022 ये इजिप्ट होस्ट करने जा रहा है। अभी इसी वर्ष का वन ओशियन समिट चर्चे में था, जिसमें कि समुद्र से
जो सिंगल यूज प्लास्टिक है इसे कैसे दूर किया जा सके ताकि समुद्री जीवों की जो मौत हो रही है प्लास्टिक कचरे के माध्यम से ये रोकी जा सके। इसके लिए समुद्री स्वच्छता के लिए जो अभियान था इसकी अध्यक्षता फ्रांस ने की। और इस साल का जो G20 समिट है 2022 का, ये इंडोनेशिया के बाली में आयोजित किया जा रहा है। इससे जो नेक्स्ट होगा इसे अपना देश भारत होस्ट करेगा। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे? देखिए कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था, एक सेकंड रुकेंगे। आवाज चेंज हो जाती है ना बीच में, इसलिए। भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश बनने जा रहे थे यू ललित, ये मैंने बताया था आप लोगों को। जैसे कि 47वें, 48वें, 49वें यू ललित बनने जा रहे थे, लेकिन यहाँ मैं 50वां बता रही हूँ जो कि धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ बनने जा रहे हैं। क्योंकि भारत के जो 49वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे यू ललित, ये लगभग 2 महीने के लिए अपना पदभार संभालेंगे, लगभग लगभग 75 दिनों तक। इसके बाद फिर नेक्स्ट बन जाएंगे धनंजय जी। ठीक है, तो भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश यदि पूछा जाए कौन थे, तो ये हीरा लाल जे कानिया थे। अभी तक कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश भारत की नहीं रही है, ये स्पष्ट तौर पर आप लोगों को यहाँ से याद रख लेना है। भारत के राष्ट्रपति को भी पद की शपथ है ना जो, ये राष्ट्रपति मतलब कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा ही दिलाई जाती है। यदि ये मौजूद नहीं रहते तब उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश इन्हें पद की शपथ दिलाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। खबरों में रहा डोनी पोलो एयरपोर्ट ये किस राज्य में स्थित है? तो एयरपोर्ट डोनी पोलो एयरपोर्ट ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये अरुणाचल प्रदेश का तीसरा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। ये राजधानी मतलब कि अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है ईटानगर, इस शहर का एकमात्र हवाई अड्डा है और पासीघाट और तेजू हवाई अड्डे के बाद राज्य का तीसरा हवाई अड्डा है। और इसके निर्माण को मंजूरी मिली है, निर्माणाधीन है, इसलिए ये चर्चे में आया। पूछा जाए कि ये एयरपोर्ट कहाँ है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। सबसे पूर्वी राज्य है भारत का, इसकी जो राजधानी है ईटानगर हो जाएगी। मुख्यमंत्री पेमा खांडू और राज्यपाल यहाँ के BD मिश्रा हो जाएंगे। देखिए यहाँ चर्चे में रहे एयरपोर्ट की बात की जा रही है, तो आप अदर ऑप्शन को रिलेट कर सकते हो। जैसे कि कर्नाटक की जो राजधानी है बेंगलोर, यहाँ एक कैंप घोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट चर्चे में था, क्योंकि इसे इंडिया का और साउथ एशिया का बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड मिला। वैसे पूरी दुनिया का ओवरऑल यदि हम बात करें, पूरी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा ये हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को चुना गया था। हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये कहाँ स्थित है, तो ये कतर में स्थित है। लेकिन भारत की तरफ से कैंप घोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को चुना गया। वैसे यदि आप रिलेट करेंगे तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अभी झारखंड के दौरे पर थे, जहां इन्होंने देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था। पूछा जाए देवघर एयरपोर्ट तो झारखंड। और उत्तर प्रदेश 5 एयरपोर्ट वाला भारत का पहला राज्य है, ये आप लोगों को मालूम है। इसी में जो नोएडा का एयरपोर्ट है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है, इसके निर्माण का जो ठेका है या आप टेंडर कह सकते हैं, ये टाटा ग्रुप को मिल चुका है। तो इस क्वेश्चन से बाकी ऑप्शन को भी आप लोगों ने अब रिलेट कर लिया है। अगला प्रश्न, नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि यही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, तो इसकी गवर्निंग काउंसिल की जो बैठक की अध्यक्षता है भारत के प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा गवर्निंग काउंसिल की जो अध्यक्षता है ये आयोजित होनी है। कहाँ आयोजित की जाएगी? ये दिल्ली में आयोजित की जाएगी। और ये 7वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक होगी। 7वीं क्यों? क्योंकि जो नीति आयोग है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये योजना आयोग के स्थान पर 2015 में लाया गया था। उस हिसाब से हम देखें तो 7वीं गवर्निंग काउंसिल की ये बैठक है। तो इस थिंक टैंक के पदेन अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ही है। इस बैठक का उद्देश्य है केंद्र और राज्यों के बीच में सहयोग की दिशा में तालमेल बैठाना। ठीक है, और करंट के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर इसमें चर्चा की जानी है। अच्छा, नीति आयोग के उपाध्यक्ष प्रेजेंट टाइम में कौन है? पहले राजीव कुमार थे, अभी बदल दिए गए हैं, ये सुमन मेरी है। और सीईओ जिन्होंने अमिताभ कांत याद रखा है, ये भी याद रख ले कि नीति आयोग के अब जो सीईओ है ये परमेश्वरन अय्यर बन गए हैं। ठीक है, ऐसे भी क्योंकि प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में कि फलाना बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं, तो ऐसे ही आप अदर ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं जो कि मैंने ऐड किए हैं। जैसे कि जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो देखो भारत के जो वित्त मंत्री होते हैं
यानी कि निर्मला सीतारमन है वर्तमान में, तो यही जीएसटी परिषद की अध्यक्षता करते हैं। क्षेत्रीय परिषद आप लोगों ने पढ़ा होगा, डेफिनेटली पढ़ा होगा। क्षेत्रीय परिषद कितने हैं भारत में? 5 है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और सेंट्रल का। तो क्षेत्रीय परिषद की जो अध्यक्षता है ये गृह मंत्री करते हैं, यानी कि अमित शाह करेंगे क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता। अच्छा, आप लोगों को आर्टिकल 108 तो याद होगा। 108 में क्या होता है? संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। संयुक्त अधिवेशन बुलाने का कार्य किसका होता है? संयुक्त अधिवेशन बुलाया तो जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, इसी में कंफ्यूजन होता है। तो इसकी अध्यक्षता है ना जो, ये लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। अब बाकी के क्वेश्चन मैंने कॉमनवेल्थ गेम से रिलेटेड रखे हैं, क्योंकि हर दिन 2-3 क्वेश्चन मिलते ही हैं, तो डेली हम अपडेट होते हुए चले। और जब ये गेम पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो लास्ट में एक कंप्लीट वीडियो प्रोवाइड करा दूंगी। अभी जो कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे हैं, इसमें महिला फ्री स्टाइल में कुश्ती में साक्षी मलिक ने कौन सा मेडल जीता है? तो साक्षी मलिक ने इसमें गोल्ड मेडल, ऑप्शन नंबर सी, गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है 62 किलोग्राम की कैटेगरी में। इन्होंने फाइनल में कनाडा की एना गोडिनेस को हराया है। साक्षी मलिक ने 2013 में कांस्य मेडल और 2017 में गोल्ड मेडल दिलाया था भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स में। अच्छा, साक्षी मलिक से रिलेटेड ना आप ये भी याद रख लो कि भारत में जो चौथा हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है पद्मश्री, पद्मश्री से ये 2017 में नवाजी जा चुकी है। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, हालांकि चलिए यहाँ लिख देती हूँ मैं, 2016 में इन्हें मिला था, साक्षी मलिक। अगला प्रश्न है, किस पहलवान ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पुरुषों के कुश्ती फ्री स्टाइल में 65 किलोग्राम की कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है? तो इसमें से जो बजरंग पुनिया है, इन्होंने 65 किलोग्राम की कैटेगरी में भारत को गोल्ड दिला दिया है। कनाडा के पहलवान को इन्होंने हराया है और दूसरी बार कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को मेडल दिलाया, क्योंकि अभी जो पिछला कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था 2018 में ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में, इसमें भी बजरंग पुनिया ने गोल्ड मेडल दिलाया था। देखिए, जो बजरंग पुनिया है, इनकी कुछ उपलब्धियां मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे कि इन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है 2015 में। चौथा हाईएस्ट सिविलियन ऑनर जो है पद्मश्री, इससे ये 2019 में सम्मानित किए जा चुके हैं। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है इन्हें 2019 में मिल चुका है। अच्छा, 2019 में ही एक न्यूज आई थी इनसे रिलेटेड, क्योंकि मैं 2019 से आप लोगों को करंट अफेयर पढ़ा रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा रिलेट कर सकती हूँ कि जो न्यूयॉर्क है ना, न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में लड़ने वाले ये पहले भारतीय पहलवान भी बने थे, बजरंग पुनिया, जो कि कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं। अगला प्रश्न है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में अंशु मलिक ने महिलाओं के फ्री स्टाइल कुश्ती में किस भार वर्ग में सिल्वर मेडल जीता है? तो अंशु मलिक ने जीता है सिल्वर मेडल। इन्होंने 57 यानी कि 57 किलोग्राम की कैटेगरी में भारत को मेडल दिलाया है। और ये नाइजीरिया की अदेकुओरोई, कुछ अजीब सा नाम है, इनसे ये हार गई थी। तो नाइजीरिया की इस खिलाड़ी को गोल्ड मिला और अंशु मलिक को सिल्वर मेडल मिला है। ठीक है, और अंशु मलिक जो है महिला वर्ग में विश्व चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान भी है। अभी जो कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे हैं, इसमें दीपक पुनिया ने 86 किलोग्राम की कैटेगरी में कौन सा अवार्ड जीता? तो दीपक पुनिया ने इसमें गोल्ड मेडल अपने नाम किया है 86 किलोग्राम की कैटेगरी में। ठीक है, इन्होंने पाकिस्तान के मोहम्मद इमाम को हरा करके ये खिताब अपने नाम किया है। तो कितने क्वेश्चन थे कॉमनवेल्थ से आज? 3, 7, 8, 9, 10, 4 क्वेश्चन लगभग थे, है ना। कंप्लीट वीडियो इसका प्रोवाइड करा दूंगी। देखो, जो कॉमनवेल्थ गेम्स है ना, इसकी शुरुआत, कॉमनवेल्थ गेम्स इसकी शुरुआत है ना, ये 1930 से की गई थी हैमिल्टन कनाडा से। हर 4 साल में ये आयोजित होते हैं। इस बार के कॉमनवेल्थ में ना, मतलब भारत की तरफ से पार्टिसिपेट करने वाली सबसे कम उम्र की जो खिलाड़ी है ये अनाहत सिंह है। इनके बारे में आप लोगों को बता ही चुकी हूँ। और इसका जो ओपनिंग सेरेमनी हुआ, इसमें ध्वजवाहक पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह थे। हालांकि पीवी सिंधु ने गोल्ड मेडल जीता है। इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है ये मैं कल ऐड कर लूंगी। ठीक है, क्योंकि मान लो किसी खिलाड़ी ने गोल्ड जीता है तो उसकी कैटेगरी पूछी जा सकती है, किस के यहाँ कितने किलोग्राम की कैटेगरी में जीता है।
तो ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को अपडेट करके बता दी है। 10 प्रश्न यहाँ से आप लोगों के कंप्लीट होते हैं। कल मैंने आप लोगों से पूछा था बांग्लादेश में भारत के अगले उच्चायुक्त कौन बने हैं, तो प्रणय कुमार वर्मा राइट आंसर था। आज का सवाल है ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए सीएमडी कौन बन गए हैं, आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप लोग कमेंट आते हैं कि चैनल का मतलब वीडियो को नोटिफिकेशन नहीं मिलता, तो चेक कर लीजिएगा। आप लोगों ने यदि सब्सक्राइब किया होगा ना तो नोटिफिकेशन आपको मिलती ही होगी। बेल आइकन चेक कर लेंगे एक बार। टेलीग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ताकि आप लोगों को डेली की क्विज और पीडीएफ मिले। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।